जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी का एक और मॉडल पेपर, जो कि यहाँ पर 6वां मॉडल पेपर है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 5 और मॉडल पेपर्स को। अगर आपने वे नहीं देखे हैं, अगर आपने वे सॉल्व नहीं करे हैं, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आपको इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस मॉडल पेपर में सॉल्व करने वाले हैं हमेशा की तरह सबसे पहले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को, उसके बाद सामान्य विज्ञान और उसके बाद मैथमेटिक्स और फिर रीजनिंग के प्रश्नों को। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, साथ में प्रत्येक प्रश्न को खुद भी सॉल्व करना है और 50 प्रश्नों में से लगभग 40 से ज़्यादा प्रश्नों को आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है और ये आपका आज का टारगेट रहेगा। तो आपके जितने भी यहाँ पर मार्क्स आती हैं, आप उनको ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो जल्दी से आपके सामने ऑप्शंस हैं, अपना आंसर दीजिए। संसार का सबसे गहरा महासागर है। मैं आपको हिंट देता हूँ, जो सबसे बड़ा महासागर है वही सबसे गहरा महासागर भी है। तो अभी तक आपने अपने आंसर को टिक कर दिया होगा, तो आपका सही आंसर है प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन जो है वह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। जो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सही आंसर है 6 वर्ष। आपने भी अपने आंसर को टिक कर दिया होगा। आपको इन आंसर्स को अपनी एक कॉपी पे नोट करना है और उसके बाद जो आपका फाइनल जो आपका रिज़ल्ट आता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं कई बार आपको बोलता हूँ, लेकिन आप इतने आलसी हैं कि आप एक पेज और एक पेन नहीं निकाल सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बस आप वीडियोस के भरोसे बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी ही होगी अगर आपको ये इंडियन आर्मी का रिटन टेस्ट निकालना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यूएन में, उसके जो पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे उनका नाम है नागेंद्र सिंह। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल बांध परियोजना, जो कि कहाँ पर है? ये है आपके पंजाब और जो हिमाचल है उसके बॉर्डर पर। अगला है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप जो है वह है मध्य प्रदेश में स्थित। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए, आपके लिए अगला प्रश्न है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? मैं देख रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है। ईच वन टीच वन यानी कि सब पढ़ें और इसी तरह से सब पढ़ाएं, हर किसी को पढ़ाएं, ऐसा कुछ इसका मतलब है। तो क्या इसका संबंध किस चीज़ से है? तो साफ साफ पता चल रहा है। कई लोगों को इसको, अगर ये क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका पता नहीं चल पाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमने बता दिया ईच वन मतलब प्रत्येक, एंड टीच वन की प्रत्येक को पढ़ाना है, हर किसी को पढ़ाना है। तो यानी कि ये पढ़ाने से संबंधित है। तो यहाँ पर किसके पढ़ाने से संबंधित है? तो ये है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, देखिए जल्दी से आपकी स्क्रीन पर, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो अपने आंसर को जल्दी से टिक करिए। आपका जो सही आंसर है वह है 1972, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी, आपके सामने ऑप्शंस हैं रायपुर, पटना, उज्जैन और देहरादून। तो महानदी निकलती है रायपुर से। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न है,
आनंद मठ किसने लिखी थी? तो आनंद मठ लिखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो साथ साथ आप भी अपने आंसर्स को टिक कर रहे होंगे। तो जो ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने लिखी है आनंद मठ। अगला प्रश्न है मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? काफी आसान सा प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन ए जो है सही है। इसके लिए और भी प्रश्न है कि जो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है वह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो भी बृहस्पति में ही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद का हिस्सा नहीं है? राज्यसभा, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह संसद का अंग नहीं होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कहाँ लड़ा था? तो अशोक ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था कलिंग में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। आपको ये याद था इसलिए आपने इसको सही टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन प्रति मिनट किस दर से धड़कती है या प्रति मिनट दर क्या होती है? तो जो एक युवा होता है उसके जो शरीर की धड़कन होती है वह होती है 72 बार, यानी कि 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। अगला है मस्तिष्क का कार्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जल्दी से टिक करिए। सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ए और बी दोनों या फिर केवल ए? तो मस्तिष्क का कार्य है सोचना। ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है रक्त से शुद्ध होता है, क्या शुद्ध होता है? फेफड़े, हृदय, यानी किससे शुद्ध होता है? फेफड़ों से, हृदय से, गुर्दा या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन है गुर्दा। तो ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो पारा जो है वह होता है हर किसी थर्मामीटर में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। जो पारा होता है उसका जो नाम है वह मरकरी भी है, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है निम्न में से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो वे कौन कौन से जानवर हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है रोहू, मेंढक और कोबरा। इनके जो खून होता है वह ठंडा होता है। अगला है सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण की घटना जो होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नॉर्मली क्या है कि ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब चंद्रमा यहाँ बीच में आ जाता है, ठीक है। इससे जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक यहाँ पर ऑप्शंस में है तांबा। वैसे तो सबसे ज़्यादा सुचालक होता है चांदी, बट ऑप्शन में चांदी नहीं है इसलिए तांबा, इसीलिए इसके तार बनाए जाते हैं तांबे के तार। अगला प्रश्न है स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वह सही होगा। अगला प्रश्न है एटीपी क्या है, या एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नियम अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था? तो कौन सा नियम दिया गया था? तो दिया गया था बायोजेनेटिक का नियम। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है
बर्फ के पिघलने का तापमान कितना होता है, यानी कि कौन सा तापमान ऐसा है जिस पर बर्फ पिघलती है, तो वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो नाभिक में होते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है आपके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो आपका जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही है। जबकि नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है यानी कि अनावेशित होता है। और परमाणु का जो पूरा का पूरा भार है वह इसी नाभिक में क्या होता है, संचित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं अमलगम, यानी कि अमलगम जो है पारे का क्या होता है, यहाँ पर अमलगम से ही पारा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है, यानी कि इसका अयस्क होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NaCl3, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, लोहे में जंग लगना एक कैसा परिवर्तन है, तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यह एक कैसा परिवर्तन है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्यों है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई वस्तु यदि परिवर्तित हो जाए एक रूप से दूसरे रूप में, फिर वह दूसरी फॉर्म में नहीं आती है। यानी कि लोहे पर यदि अगर जंग लग गया तो उस जंग से वो लोहा खराब हो जाता है, यानी कि उससे फिर से लोहा नहीं बन सकता है। भौतिक परिवर्तन कैसे हो गया, यदि पानी से बर्फ बन गया, बर्फ से क्या बन गया, फिर से पानी बन सकता है, यानी कि जो पदार्थ है वह अपनी मूल अवस्था में आ जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और यदि ना आ पाए तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला है, पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक दवा, तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है परागण, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। अगला है, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है, तो ये जो है हमने अभी आपको बताया था, तो इसमें जो जिम्मेदार होता है वह होता है न्यूट्रॉन, यानी कि परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हवा क्या है, एक यौगिक है, एक विलयन है, एक मिश्रण है, तो फिर क्या है, तो हवा जो है मिश्रण होती है विभिन्न गैसों की, विभिन्न कणों की, धूल के कण और बहुत सारी चीज़ें हवा में होती हैं, तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ पर सेक्शन सी की तरफ, जो कि है मैथमेटिक्स का पोर्शन। अब आपको ज़रूर में ही अपने हाथ पर कॉपी और पेन लेकर ही बैठना है, क्योंकि जो मैथ्स होती है वह इस तरह से ऑरली सॉल्व नहीं होती है। हम यहाँ पर सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन यदि आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको पेन और कॉपी हाथ पर रखनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर मैथ्स का पहला प्रश्न है, यानी कि 36वां प्रश्न है, 2 - 2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपली आपका ब्रैकेट खुल जाएगा और 2 में से 2 हो जाएगा 0, ठीक है, तो यहाँ पे 0 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो वैसे आपको, हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। यदि आपको दिया हो ब्रैकेट के अंदर -2, तो फिर क्या होगा, तो सिंपली आप माइनस माइनस का प्लस कर देंगे, 2 और 2 4 कर देंगे, फिर आंसर होना था 4। लेकिन अभी जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक ब्रैकेट लगाया गया है। वैसे आपको पता ही है 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 ही आता है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा, तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज का क्या होता है, अंतः कोणों का योग जो होता है वह होता है 180। अब आपको एक कोण दे रखा है 30, एक दिया है 105, एक नहीं दिया है, जो आपको निकालना है उसको आप x मान लीजिए, और योग होता है 180। तो सिंपली आपको x का वैल्यू निकालना है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 135 प्लस x इज इक्वल टू 180।
अब जो है आप x का मान निकालेंगे तो 180 में से जो है आप 135 को घटाएंगे। तो जब आप 135 को यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, तो 45 जो है वह आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 का 7/9 क्या होगा। तो कई बार आप इस पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 45 लिखा, का की जगह पे लिखते हैं हमेशा मल्टीप्लाई और कर दो 7/9। अब 9 पंजे कितना होता है, 45 हो गया और 7 पंजे हो गया आपका 35, 7 गुणा 5 हो गया 35। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो गया। तो देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, अगर 0.4z माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7/15। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7/15 लिखा हुआ है और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर है वह नहीं आता है आंसर सीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर आना चाहिए था -7/5। जब यहाँ पे -7/5 होता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें z का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सिंपली 0.4z माइनस 3 इज इक्वल टू आपको दिया है -7/5। तो यहाँ पर 0.4z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इक्वल टू लिख दीजिए, -7/5 लिख दीजिए। अब -3 जो है उसका आप पक्षांतर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 तिया 15, आपने 5 को एलसीएम लिया, 5 यहाँ पे एलसीएम आया, 5 तिया 15 हुआ और हुआ -7। तो 15 में से 7 जब आपने घटाया तो आपका आया 8/5। तो यहाँ पर अभी इस तरफ क्या है, 0.4z इज इक्वल टू 8/5। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 इधर गुणा हो जाएगा, 4 इधर गुणा हो जाएगा 5 के साथ, तो हो जाएगा 8/5 को होता है 20, दशमलव का एक अंक है तो हो गया 2। तो यहाँ से 8 को काट दो 2 से, तो 4 दूने 8, यानी कि आपके z का वैल्यू आ गया है 4। ठीक है जी, z का वैल्यू 4 आया। अब जो है इसको आपने यहाँ पर इसका मान निकालना है जब आपके पास z बराबर 4 है। तो देखिए अब इसमें जो है आप मान रख दीजिए, तो 4 गुणा 1.5 गुणा 4 धन 9। अब देखिए 15 चौको कितना होता है, 60 होता है, तो दशमलव का एक अंक था इसलिए मैंने 6 लिख दिया, धन 9 हो गया और गुणा ये 4 है। अब 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है और 15 गुणा 4 हो गया, तो 15 चौके कितना हो गया, 60 हो गया। और यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 60 इसका आंसर है। आशा है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हैं 15 से करना तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपका आंसर जो है ऑप्शन में से नहीं आएगा, नन ऑफ दीज आपको लिखना पड़ेगा। अगला है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई का एक खेल का मैदान है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, लंबाई आपको दी है 300, चौड़ाई दी है आपको 200, तो ये बना है आपका आयताकार खेत। तो इसमें जो है आपको सिंपली आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आपको इन दोनों को गुणा कर देना है। तो देखिए कितना आसान होता है, 3 दूने आप 6 कर देंगे और कितने जीरो इसके पीछे हैं, इसके पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो आप लगा देंगे, तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 60,000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए डी भी दिया हुआ है 60,000 मीटर क्यूब, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपने क्या किया था, आपने क्षेत्रफल निकाला था और क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अगर आप वॉल्यूम निकालते किसी चीज का तो तब आता मीटर क्यूब, तो यहाँ पे डी आंसर नहीं होगा, जबकि होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41। यदि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो देखिए कितना आसान होता है। सबसे पहले आपको इन पुरुषों का कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए आप पुरुषों की संख्या और दिनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 गुणा 8 आप कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 8 बजे 40 का शून्य हासिल 4, 8 कम 8 और 4
12, 120 हो गया। अब देखिए तो 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो 20 को इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, 6, तो 6 दिन में करेंगे 20 पुरुष। अब आपके पास ऑप्शन है 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 6 दिन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। तो कितना आसान था। अगला प्रश्न है 4.21 का पार्शियल वैल्यू, आंशिक मान कितना होगा। तो आंशिक मान निकालने के लिए सिंपली आपको जितने भी दशमलव के अंक के बाद अंक हैं उतने जीरो लगा देने हैं 1 के पीछे, तो ये हो जाएगा 421/100। दशमलव हटा दिया तो इसके लिए आपने इसको 100 से भाग दे दिया तो हट गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और कई प्रश्नों के आंसर आप सही दे रहे होंगे। हमने आपके लिए टारगेट दिया था आपको 40+ मार्क्स लाने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 1/2 + 1/4 का मान कितना होगा। तो 4 को ले लीजिए कॉमन और कर दीजिए यहाँ पर, जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 2 1 जा 2 हुआ और +1 तो हो गया 3/4। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.0036 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्गमूल ज्ञात करना कितना आसान है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो आप इसके बदले 1 जीरो लगा दीजिए। अब 36 किसका वर्ग होता है, ये होता है 6 का वर्ग, तो 6 छके 36 हो गया। तो देखिए 0.06 जो है इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यदि आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप 0.06 को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 6 छक्के हो गया 36 और दशमलव के कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो आपको उतने जीरो लगाने पड़ेंगे और उसके आगे दशमलव लगाना पड़ेगा। तो वही आपका क्वेश्चन था। तो इस तरह से अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक वर्ग की परिधि 100 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की एक भुजा कितनी होगी। देखिए परिधि जो होती है वृत्त की होती है, तो यहाँ पर परिमाप होना था, तो एक वर्ग का जो परिमाप है वह है 1000 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपको दिया हुआ है 1000। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला पता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। तो 4a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1000। 4a क्यों हुआ, a + a + a + a, तो 4a हो गया। तो a = कितना हो जाएगा, हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 जा हो गया 8, 20 बचा, 4 5 जा 20, तो 250 होगी एक साइड की वैल्यू। इस तरह से सारी साइड्स हो गई 250 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31/4 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो सिंपली एक घंटे में जो होते हैं कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, उससे इसको गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखिए 15 चौको हो गया 60 और इसको गुणा कर दीजिए, तो 31 × 15 होता है कितना, 465। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है x + 4 x + 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x × x + 5, 4 × x + 5, तब आपका एक लंबा सा आंसर आएगा। लेकिन सिंपली इसके लिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, x² + a + b x + ab, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप मान रखेंगे तो आंसर सही आ जाएगा। तो देखिए x² लिख दीजिए प्लस a कितना है 4 है, b कितना है 5 है, और 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, 9 × x धन ab कितना हो गया 5 × 4, तो 5 चौको 20। तो देखिए ऑप्शन में कोई ऐसा है क्या, तो x² + 9x + 20 जो है ऑप्शन डी है, तो वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 40 10 25 20 35 का और x का औसत 25 है तो x का मान निकालिए। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे सबसे पहले तो, और इन कितनी संख्या है ये टोटल 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन 6 कर देंगे = 25। औसत ऐसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है वो औसत होता है। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको सबसे पहले 25 × 6 करना है, तो ये हो गया 150 और = ये जो जितनी भी संख्या है इनको ऐड कर दीजिए,
40 धन 10 50, 50 और 20 70, 70 और 20 कितना हो गया आपका 90, और 90 और 5 और 5 हो गया 10, 100, 100 130, ठीक है। तो 130 धन x बराबर हो गया आपका 150। तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 130, तो x बराबर कितना आ गया 20। तो आपका वो संख्या जो होती है वह हो जाएगी 20। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 इंटू 81 प्लस 68 इंटू 68 माइनस 2 इंटू 81 इंटू 61। तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आपको a कितना है 81, b कितना है 68 और इसका स्क्वायर कर देना है। तो 68 जो है उसको माइनस कर दीजिए 81 में से, तो कितना आएगा, इतना आएगा 13। 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 169। तो आपको 20 तक स्क्वायर्स याद करने थे, हमने आपको पहले ही बताया था, और 10 तक क्यूब याद करने थे क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देंगे। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 169, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट प्रश्न की तरफ, और जो कि है बहुत ही आसान सा प्रश्न जिसको हमने थोड़ी देर पहले 2 बार अप्लाई कर दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे, लेवल लगभग यही होता है। जिन प्रश्न पत्रों को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ये ऐसे प्रश्न पत्र हैं जो कि पहले इंडियन आर्मी में पूछे गए हैं, और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तो आपको जो है हमारे साथ इन क्वेश्चन पेपर्स को डेली सॉल्व करना है। अब आपका जो एक फाइनल क्या आया होगा, रिजल्ट आया होगा, उसको आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी।